हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि 2013 में आया था। जीएस पेपर 1 में जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें क्वेश्चन था कि भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से यानी कि 1750 से स्वतंत्रता तक यानी कि 1947 तक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी 1750 से लेकर के 1947 के बीच में लगभग 200 सालों का ब्रिटिशों का आर्थिक नीति क्या था उसके बारे में बताना है। तो विभिन्न जो पक्ष हैं उसमें तो इसमें हम क्या क्या मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन कैसे हुआ। दूसरा कि दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी कैसे हुई। तीसरा किसानों की दरिद्रता। चौथा हम देखेंगे पुराने ज़मींदारों की तबाही और नई व्यवस्था का उदय कैसे हुआ। फिर देखेंगे कि कृषि में ठहराव और उसकी अवनति कैसे कैसे हुई। फिर आधुनिक उद्योगों का विकास कैसे कैसे हुआ। और आधुनिक उद्योगों का विकास देखने के बाद देखेंगे कि कैसे दरिद्रता और अकाल की स्थितियां पैदा हुई। तो ये 4-5 बिंदु को हम पढ़ेंगे तो जाकर के एक मुकम्मल इसका तस्वीर बनकर निकलेगा। तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था। तो ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा जिसमें अच्छी या बुरी दिशा में पूरे ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जो भारत में परंपरागत अर्थव्यवस्था थी उसका विघटन हो गया। अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी जीतों से भिन्न थी। पहले के सभी विजेताओं ने भारतीय राजनीतिक शक्तियों को उखाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन का भाग बन गए। किसान, दस्तकार और व्यापारी अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीते रहे। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा गया। शासकों के देखिए क्या लिखा, स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा गया। नहीं, पहले भी आक्रमण भारत में हुए थे, कई सारे लोग आक्रमण किए थे, लेकिन वो राजनीतिक जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंके। लेकिन जो परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढांचा बना हुआ था उसमें उन्होंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था। पहले के जो आक्रमण वगैरह हुए थे उसमें शासकों के बदलने का मतलब था उन कर्मचारियों में परिवर्तन जो किसान के अधिशेष को वसूल करते थे। यानी जैसे किसी ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उससे शासक बदल गए। लेकिन शासक बदल गए, फिर वो शासक अपने हिसाब से नए कर्मचारी को नियुक्त करेगा, लेकिन कर्मचारी वही काम करेगा जो पहले किया करता था। किसी दूसरे शासक के अंडर में जो कर्मचारी था जो काम किया करता था वही काम करेगा नया कर्मचारी नए शासक के अंडर में। के जो अधिशेष है, किसान के अधिशेष अर्थात किसान की जो अतिरिक्त उपज है उसका एक हिस्सा कर के रूप में, लगान के रूप में वसूलना। तो काम वही था कि लगान वसूलेगा, उसमें से अपना काम करेगा राजा या शासक जो है। लेकिन अंग्रेज़ों ने परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन कर दिया। कैसे किया उसको हम देखते भी। मगर ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अलावा वे कभी भी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन सके। वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, भारतीय संसाधनों का उपयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में ले जाते रहे, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें कहा कि भारत की जो संपदा है वो ब्रिटेन में जा रही है अनेक रूपों में। तो इसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी।
तो वही इसमें लिखा हुआ है कि वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहें, भारतीय संसाधनों का उपयोग करते रहें और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में ले जाते रहें। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों के अधीन करने के अनेक व विविध परिणाम हुए। अब देखते हैं कि दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी कैसे कैसे हुई। शहरी हस्तशिल्प का जो शहरी हस्तशिल्प का था, तो शहरी हस्तशिल्प का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। तो शहरी हस्तशिल्प का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। इन शिल्पों के कारण भारत का नाम समूची सभ्य दुनिया में सदियों से लिया जाता रहा था। इस पतन का मुख्य कारण था, देखिए, शहरी हस्तशिल्प का पतन का मुख्य कारण था इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंद्विता। तो मेन कारण क्या था कि इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंद्विता। जैसा कि हम देख चुके हैं, अंग्रेज़ों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं, विशेषकर सूती वस्त्रों की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। आदिम तरीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गई वस्तुओं की प्रतिद्वंद्विता में नहीं टिक सकें। ठीक है, क्योंकि इसका मेन क्या है, बात कर रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी 1688 में। उसके बाद इंग्लैंड में बहुत सारी उद्योग मशीनें स्थापित हो गई थी। तो मशीनों से क्या होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जब उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा तो उसका मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि जो उसका कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और किसी चीज़ का कॉस्ट कम हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का व्यापार ठप हो जाएगा जो उत्पादन कम कर पाते हैं। जैसे भारत में उत्पादन का कार्य कम होगा क्योंकि यहाँ पर मशीनें नहीं हैं। तो मशीनें अगर यहाँ पर नहीं हैं तो उत्पादन कार्य कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो वो ज़्यादा लाभ के लिए उसको ऊंचे दाम पर बेचना चाहेंगे ताकि उनकी सारी ज़रूरतें निकल सकें। तो ऊंचा दाम होगा तो उनका माल बिकेगा नहीं। और इंग्लैंड में बहुत सारा उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पे ला के पटक देंगे सारा अपने सामान को, तो सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तो भारत के जो माल हैं वो बिकेंगे नहीं। तो भारतीय दस्तकार और जो शिल्पकार हैं, इनके सारे शिल्प कारी जो है, दस्तकारी जो है, बर्बाद हो जाएगी। तो इसी तरीके से इंग्लैंड का दबदबा धीरे धीरे भारत में बढ़ता गया और भारत के दस्तकार और जो शिल्पकार थे उनका सारा उद्योग और शिल्प वो ख़त्म हो गया। भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेज़ी से हुई। ठीक है, भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेज़ी से हुई। क्योंकि रेलवे जो था वो क्या करता था, जहाँ पर मिनरल्स रिच रीजन है तो वहाँ से मिनरल्स को लेता था और पोर्ट के द्वारा उसको इंग्लैंड में भेजते थे, जिससे कि इंग्लैंड में मशीनों को चलाया जा सके। क्योंकि जो उद्योग होते हैं उसको चलाने के लिए शक्ति चाहिए, यानी कि पावर चाहिए। तो पावर पैदा की जाती है कोयले से, इन सब से। तो कोयला झारखंड से मान लीजिए कोयला खोदा, उड़ीसा से खोदा, पश्चिम बंगाल से खोदा, उसको रेलवे में लादा और पोर्ट में जाके उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जा कर के वो शक्ति पैदा करेगी, यानी पावर सप्लाई पैदा करेगी, जिसके द्वारा वहाँ की मशीनों को चलाया जाएगा और वहाँ पर उत्पादन कार्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। तो इससे ग्रामीण दस्तकारी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेज़ी से हुई। रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। देखिए कितना बड़ी लाइन है कि रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली थी। क्योंकि रेलवे बन गया था तो गांव में सारे मिनरल्स थे, तो मिनरल्स को खोद करके भेजते थे और वहाँ से जो माल आता था इंग्लैंड से बना हुआ माल, उसको लाद लाद करके गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ला करके उसको बेच देते थे,
जिससे उनको दोहरा लाभ होता था। जैसा कि अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीड़ कर दिया। सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योगों की हालत भी कोई अच्छी नहीं रही है। सूत कातने किसके किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो देखें, सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योगों की हालत भी कोई अच्छी नहीं रही। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज, धातु, बंदूकें, जहाजरानी, तेलघानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योगों की हालत भी बुरी हो गई। तो किन किन उद्योगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योग, सूत कातने और सूती कपड़ा बुनने के उद्योग। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं रही। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज, धातु, बंदूकें, जहाजरानी, तेलघानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योगों की हालत भी बुरी हो गई। विदेशी वस्तुओं की भरमार के अलावा कुछ अन्य कारक भी थे जिनका जन्म ब्रिटिश जीत के कारण हुआ और उन्होंने भारतीय उद्योगों के विनाश में योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए। उन्होंने दस्तकारों को अपनी वस्तुएं बाजारी कीमत से कम पर बेचने तथा अपनी सेवाओं को प्रचलित मजदूरी से कम पर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अनेक दस्तकारों को अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ने के लिए विवश किया। सामान्यतया कंपनी द्वारा निर्यात को दिए गए प्रोत्साहन से भारतीय हस्तशिल्पों को फायदा होता, मगर इस अत्याचार के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं की आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों, देखिए यहाँ पे एक है कि जो भारत से माल जाते थे यूरोप में या फिर ब्रिटेन में, तो वहाँ पर उच्च आयात शुल्क लगाते थे। मीन्स जैसे भारत से कोई माल गया 100 रुपये का, वहाँ पहुँचा, ब्रिटेन के अंदर जाने से पहले ही उच्च आयात शुल्क लगा देते थे। मीन्स आपका सामान हमारे देश में आ रहा है तो इस सामान के ऊपर टैक्स दीजिए। तो मान लीजिए कि 20 रुपये का टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो सामान का लागत मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। पहले 100 था, 20 रुपये टैक्स ले लिया, तो 120 से कम में बेचेगा तो नुकसान होगा। तो 120 रुपये, यानी कि अब भारतीय कपड़े का जो दाम है वो बढ़ गया। और किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसकी खरीद कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, आयात शुल्क को बढ़ाया गया यूरोप में और ब्रिटेन में, जिससे भारतीय निर्यात को हतोत्साहित किया गया। तो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ही ब्रिटेन में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के विकास के फलस्वरूप 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः बंद हो गए। भारतीय शासकों और उनके राज दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे, धीरे धीरे लुप्त हो जाने से भी इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह भारतीय राज्यों पर निर्भर था। इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया, जिन्होंने बिल्कुल निरपवाद रूप से अपने देश के उत्पादनों को अपनाया। कच्चे माल को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्पों को धक्का लगा, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे मालों की कीमतें चढ़ गईं। इससे हस्तशिल्प की वस्तुओं की लागत बढ़ गई तथा विदेशी के साथ प्रतियोगिता में ठहरने की उनकी क्षमता घट गई। भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए मशहूर थे। जो शहर युद्ध तथा लूट खसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहे थे, वे ब्रिटिश विजय के कारण जिंदा नहीं रह सके। ढाका, देखिए कौन कौन से शहर इससे प्रभावित हुए बुरी तरीके से, तो ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और कई अन्य घनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जन शून्य हो गए तथा खंडहर बन गए।
19वीं सदी के अंत तक नगर की जनसंख्या मुश्किल से कुल जनसंख्या का 10% रह गई थी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834-35 में लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। तो ये बातें लिखा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर आगे इसके, यह महाविपदा इस कारण भी बढ़ गई कि परंपरागत उद्योगों के पतन के साथ ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप की तरह आधुनिक मशीन उद्योगों का विकास नहीं हुआ। फलस्वरूप तबाह हस्तशिल्पी और दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे। उनके सामने एक ही रास्ता था, कृषि को अपनाना। देखिए, जब परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग को नुकसान हुआ तो इसका विकल्प क्या था, तो कृषि को अपनाया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने गांवों में आर्थिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया। ग्रामीण शिल्पों के धीरे धीरे विनाश ने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा घरेलू उद्योगों की एकता को तोड़ दिया और इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया। एक और करोड़ों किसानों को, जो अंशकालिक कटाई तथा बुनाई द्वारा अपनी आय को पूरा करते थे, अब मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी ओर करोड़ों दस्तकार अपनी परंपरागत जीविका को खो बैठे तथा खेतीहर मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए। हाँ, यानी कि सारे परंपरागत उद्योग खत्म हो गए तो इनका आजीविका का नया स्रोत क्या बना, तो वो बना खेतीहर मजदूर बन गए, छोटे काश्तकार बन गए, जिनके पास छोटे छोटे खेत थे उसमें जाके काम करने लगे। उनके कारण ज़मीन पर बोझ बढ़ा। इस प्रकार ब्रिटिश जीत के कारण देश में अवऔद्योगिकरण, है ना, ब्रिटिश जीत के कारण देश में अवऔद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण, जिसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आया और कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी। पहले के काल के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, मगर जनगणना की रिपोर्टों के अनुसार 1901 और 1941 के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63.7% से बढ़कर 70% हो गया था। तो 20वीं सदी के शुरुआती 30-40 सालों में जो कृषि पर निर्भरता थी वो लगभग 70% तक आ गई थी। आज भी कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता देखें तो लगभग 49% के आसपास है। वस्तुतः भारत अब औद्योगिक ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश बन गया। वस्तुतः भारत अब औद्योगिक ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता अपने उद्योगों के लिए कच्चे मालों के स्रोत के रूप में थी। भारत सदियों से सूती वस्तुओं का संसार में सबसे बड़ा निर्यात करता था, मगर अब वह ब्रिटिश सूती उत्पादनों का आयात करने वाला तथा कपास का निर्यात करने वाला बन गया। अब इसके बाद का टॉपिक है कि किसानों की दरिद्रता कैसे बढ़ी, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।